नमस्ते। स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। अनामिका जी अपने बेटे गौरव और बहू सारिका के साथ फिल्म देखकर घर लौटी तो बहुत खुश थी। उस दिन शनिवार था, बेटे बहू की छुट्टी थी। दोपहर में उसने अपने हाथों से बेटे बहू की पसंद का लंच तैयार किया था। उसके बाद गौरव फिल्म की टिकट ले आया था। शाम को तीनों फिल्म देखने गए और रात का खाना भी बाहर ही खाया। फिल्म बहुत अच्छी थी। रास्ते भर कार में तीनों फिल्म पर चर्चा करते रहे। अनामिका को लगा सारिका कुछ चुप चुप सी थी। उसने कारण जानना चाहा तो सारिका ने कहा, कुछ खास नहीं मम्मी, बस थोड़ा सिरदर्द है। अगले दिन रविवार था, सो सारिका और गौरव देर तक सोते रहे। आदत के मुताबिक अनामिका जल्दी उठ गई। चाय पीकर उसने रात में भिगोई दाल पीस ली और झटपट दही वड़े बना लिए। शाम को घर में पार्टी थी। गौरव और सारिका के कलीग्स आने वाले थे। जब भी बेटे बहू के कलीग्स घर में आते हैं, अनामिका का वो दिन बहुत अच्छा कटता है। वो देर तक उनसे बातें करती। 9 बजने वाले थे। पर्स उठाकर वह दूध लेने चली गई। सोसाइटी के गेट के बाहर ही दुकान थी। दूध लेकर वो वापस लौटी तो उसे लगा गौरव और सारिका जाग चुके हैं। वो उनके कमरे की ओर बढ़ी, तभी सारिका की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह गौरव से कह रही थी, मम्मी को यहां आए 1 साल हो चुका है। जब से मम्मी यहां आई हैं, क्या हम लोग कभी भी अकेले कहीं गए हैं? हर वक्त हर जगह मम्मी साथ होती है। क्या मेरा मन नहीं करता कभी बस मैं और तुम? कैसी बातें करती हो सारिका? तुम जानती हो पापा के जाने के बाद मम्मी कितनी टूट गई थी। अभी तो वो जरा संभली है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्लीज गौरव, मुझे गलत मत समझो। मुझे मम्मी के दुख का एहसास है, तभी तो मैंने इतने दिनों से तुमसे कुछ नहीं कहा। साथ ही मैं यह भी मानती हूं कि जितना मम्मी मेरा ख्याल रखती है उतना कोई सास नहीं रख सकती। लेकिन गौरव, तुम ये क्यों नहीं समझते कि हमें भी प्राइवेसी की जरूरत है? रिश्ते में कुछ बैलेंस तो तुम्हें रखना ही चाहिए। अब मैं भी क्या करूं सारिका? मम्मी का कोई सर्कल भी तो नहीं है जिसमें वो बिजी रह सकें। अपना सर्कल वो बनाना ही कब चाहती है। हमारी सोसाइटी की कितनी बुजुर्ग महिलाएं सुबह शाम पार्क में आकर बैठती हैं। मम्मी चाहें तो उनसे मेल जोल बढ़ा सकती है, लेकिन वो अकेले कहीं जाना ही नहीं चाहती। धीरे बोलो सारिका, मम्मी कहीं सुन न लें। मम्मी दूध लेने गई हैं। सारिका निश्चिंतता से बोली। अनामिका को लगा पूरा घर जैसे घूम रहा है। उसने दीवार का सहारा न लिया होता तो शायद चक्कर खाकर गिर ही पड़ती। लड़खड़ाती हुई वो बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद करके नल खोल दिया ताकि पानी के शोर में कोई उसका रुदन सुन न सके। आज तक उसे लगता था बच्चे उसके सान्निध्य में खुश हैं, लेकिन आज पता चला कि उसे साथ रखना उनकी विवशता है। तो क्या सारिका का उससे स्नेह रखना, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, ये सब दिखावा है? इसमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं। उसे लगता था गौरव और सारिका के साथ उसका शेष जीवन आराम से कट जाएगा, पर नियति हमेशा से ही उसके साथ अजीब खेल खेलती रही है। वो सोचती कुछ है और होता कुछ और है। पता नहीं क्या लिखा है उसके हाथ की इन आड़ी तिरछी लकीरों में कि सुख हमेशा उससे 2 कदम आगे चलता है। सुधीर का उसे यूं असमय छोड़कर चले जाना इस बात का प्रमाण है कि उसकी किस्मत में सुख है ही नहीं। सुधीर जब तक नौकरी में थे बेहद व्यस्त रहते थे। उनके साथ वक्त गुजारने की, अपने सभी अधूरे अरमान पूरे करने की ख्वाहिश लिए वह उनके रिटायरमेंट की प्रतीक्षा कर रही थी। सुधीर रिटायर हुए, पर अधिक दिनों तक अनामिका का साथ न निभा सके। 2 माह बाद ही मौत के क्रूर हाथों ने उन्हें उससे छीन लिया। स्तब्ध सी अनामिका फटी फटी आंखों से बस देखती रह गई थी। कब पूना से गौरव और सारिका आए, कब सुधीर का अंतिम संस्कार हुआ, उसे कुछ पता नहीं चला। होश तो तब आया जब सब कुछ समाप्त हो चुका था। रिश्तेदार जा चुके थे। गौरव और सारिका ने उसे अपने साथ पूना ले जाना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी। पिछले 20 वर्षों से वह उस घर में रह रही थी। वहां की आबोहवा में सुधीर की सांसें रची बसी हुई थीं। कितनी यादें जुड़ी हुई थीं उस घर के साथ। इन्हीं यादों के सहारे वो अपना शेष जीवन गुजारना चाहती थी, पर अकेले रहना इतना सहज भी नहीं था। सूना घर उसे काट खाने को दौड़ता। अकेले के लिए खाना बनाने की भी उसकी इच्छा नहीं होती थी। उधर मां की चिंता में गौरव भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ दिनों में ही वह बीमार पड़ गई। तब गौरव और सारिका ने उसकी एक नहीं सुनी। महीने भर में उन्होंने दिल्ली वाले घर को बेचा और उसे अपने साथ पूना ले आए। कुछ माह तक तो यहां पर भी उसका मन उचाट ही रहा। बेटा बहू दोनों इंजीनियर थे।
सुबह ऑफिस के लिए निकलते तो शाम तक घर आते थे। सारा दिन वह अकेली पड़ी बोर हो जाती थी। सारिका ने कई बार कहा भी कि वह आसपास वालों से मेलजोल बढ़ाए, सुबह शाम घूमने जाया करे, किंतु उसका दिल ही नहीं करता था अकेले कहीं जाने का। अपनी ओर से तो गौरव और सारिका माँ को प्रसन्न रखने का भरसक प्रयास करते। सारिका उनके लिए पत्रिकाएं लाकर रखती। शनिवार या रविवार को तीनों कभी फिल्म तो कभी कहीं घूमने निकल जाते। अब तो उनके कलीग्स भी अनामिका से काफी घुल मिल गए थे। कुल मिलाकर नए माहौल में वह रच बस गई थी। जिंदगी की गाड़ी एक बार पुनः पटरी पर आ गई थी। बेटे बहू के घर में वो सुख का अनुभव करने लगी थी, किंतु आज सारिका के एक ही वाक्य ने उसके शांत हो चले जीवन में हलचल मचा दी थी। काश जो कुछ भी उसने सुना वो सच न होता। उसका मन विरक्ति से भर उठा। दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। नाते रिश्ते सभी स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। अच्छा ही हुआ जो उसका भ्रम टूट गया। कम से कम अब स्वयं को बेटे बहू पर थोपेगी तो नहीं। न जाने कब तक वो विचारों के ताने बाने में खोई रहती कि सारिका ने दरवाजा खटखटाया। उसने आंसू पोंछे, मुंह धोया और दरवाजा खोल दिया। ओ मम्मी, मैंने कितनी आवाजें दी आपको, जल्दी से आइए, मैंने आपकी पसंद की खस्ता कचौरी मंगवाई है। बोलते बोलते एकाएक रुक गई सारिका। गौर से उसका चेहरा देखते हुए बोली, मम्मी आपकी तबीयत खराब है क्या? आंखें लाल हो रही हैं। उसकी बात को अनसुना करती हुई वो अपने कमरे में चली गई। बुद्धि तो कह रही थी उसे अपना व्यवहार सामान्य रखना चाहिए ताकि बेटे बहू को पता न चल सके कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं, लेकिन मन साथ नहीं दे रहा था। यहां तक कि खाना भी वो ठीक से नहीं खा पाई। सारा दिन अनमनी सी रही। रह रहकर सुधीर याद आते रहे। काश वो आज होते तो उसे यूं बेटे बहू पर आश्रित न रहना पड़ता। शाम के 6 बजने वाले थे। मन में विचार कौंधा फिल्म साथ जाने में सारिका को ऐतराज है। हो सकता है उसका यूं उनके मित्रों के बीच बैठना भी उसे नागवार लगता हो। गौरव के कमरे में जाकर उसने कहा, बेटे, कॉलोनी की एक परिचित महिला के साथ मैं घूमने जा रही हूं, देर से लौटूंगी, तुम लोग खाना खा लेना। लेकिन मम्मी, आज अचानक किसके साथ जा रही हो? गौरव को आश्चर्य हुआ। अनामिका की ओर से कोई जवाब न पाकर वो बोला, मम्मी, कुछ देर में सभी मित्र आ जाएंगे, आप नहीं होंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों तो हो, एंजॉय करना। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। गौरव और सारिका का चेहरा उतर गया। इतना तो वे दोनों भी समझ गए थे कि हो ना हो, मम्मी ने सुबह उनकी बातें अवश्य सुन ली हैं, तभी आज इतनी खामोश और बदली बदली लग रही हैं। और अनामिका, उसका मन तो बेहद बेचैन था। घर से तो निकल आई थी, अब कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस निरुद्देश्य सड़क पर चलती जा रही थी। उसके कदमों से भी तेज गति थी मस्तिष्क में उठ रहे विचारों के तूफान की। कुछ तो उसे स्वयं के लिए निर्णय लेना ही होगा। सड़क के किनारे घने छायादार वृक्ष थे। ठंडी हवा चल रही थी। काफी दूर निकल आने के कारण अनामिका को कुछ भय सा लगने लगा था। कुछ थकान सी भी महसूस हो रही थी। सड़क के किनारे बेंच दिखाई दी तो उस पर बैठ गई और आती जाती कारों को देखने लगी। हिंजेवाड़ी रोड पर बहुत सी आईटी कंपनियां हैं। रोज तो सुबह और शाम के समय यहां कारों और बसों की रेलपेल मची रहती है, किंतु आज रविवार होने के कारण सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। यहां शांति से बैठकर अपने बारे में वो कुछ सोच सकती थी, लेकिन सोचे भी तो क्या। बच्चों की बातों में आकर मकान बेचने की भारी भूल वो कर बैठी थी। अब उसका खामियाजा सारी जिंदगी उसे भुगतना पड़ेगा। उसने एक ठंडी सांस भरी। तभी एक पुरुष स्वर से अपना नाम सुन वो चौंक पड़ी। उसने गर्दन उठाकर देखा। पैंट कमीज पहने, हाथ में छड़ी थामे करीब 65 वर्षीय पुरुष को पहचानने में उसे तनिक भी देर न लगी। अरे घनश्याम जी, आप? आश्चर्य मिश्रित कहुशी उसके चेहरे पर फैल गई। घनश्याम जी और उनकी पत्नी सविता के साथ अपने रिश्ते को क्या नाम दे अनामिका? विवाह होकर इस घर में आई, सुधीर और अपने आस पास ही पाया उसने घनश्याम जी और सविता भाभी को। सुधीर के हृदय के तार उस परिवार से पूरी तरह जुड़े हुए थे। उस स्नेह बंधन को पल्लवित और पोषित करने में अनामिका ने अपना भरपूर सहयोग दिया था। उसे आज भी याद है कैसे उसकी हर समस्या का समाधान घनश्याम जी और सविता भाभी मिनटों में कर दिया करते थे। 10वीं क्लास में था गौरव जब घनश्याम जी ट्रांसफर होकर पूना आ गए थे, फिर भी उनसे संपर्क बना रहा। 2 वर्ष पूर्व सविता भाभी के स्वर्गवास के समय सुधीर पूना आए भी थे, किंतु फिर न जाने क्यों
घनश्याम जी से संपर्क टूट गया। आपने तो बिल्कुल भुला दिया। कहाँ खो गए थे आप इन 2 वर्षों में? अपनत्व भरा उलाहना उसने दिया। क्या कहूं अनामिका? हालात की साजिश का शिकार हो गया था। बेंच पर बैठते हुए घनश्याम जी बोले। क्या मतलब? अनामिका उनकी बात का अर्थ न समझ सकी। सविता के स्वर्गवास के 3 माह बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा एक पैर जाता रहा। पूरे 8 माह तक हॉस्पिटल में रहा। पैर में स्टील की रॉड डाली गई। इतना सब कुछ हो गया और आपने खबर भी नहीं की। घनश्याम जी के साथ हुए हादसे को सुनकर अनामिका अपना दर्द भूल गई। कैसे खबर देता? एक्सीडेंट के वक्त मेरा मोबाइल खो गया था। तुम लोगों का नंबर उसी में फीड था। घनश्याम जी ने एक गहरी सांस ली। खैर, छोड़ो ये सब, तुम अपनी कहो, यहां पूना में कैसे? सुधीर कैसा है? अब तो रिटायर हो गया होगा। अनामिका कुछ क्षण खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली। रिटायर भी हो गए और मुझे छोड़कर भी चले गए। ये क्या कह रही हो तुम? सुनकर विचलित हो उठे घनश्याम जी। अनामिका की आंखों में आंसू छलक आए। रुंधे कंठ से वो बोली। रिटायर हुए 2 माह बीते थे कि एक रात सीवियर हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही। कहते कहते वो सिसक उठी। पीड़ा का आवेग कुछ कम हुआ तो वो बोली। उसके बाद गौरव और उसकी पत्नी सारिका मुझे पूना ले आए। घनश्याम जी कुछ देर खामोशी से सिर झुकाए परिस्थितियों को आत्मसात करने का प्रयास करते रहे। फिर धीमे स्वर में बोले। अपनी कहो, कुछ मन लगा पूना में? क्या दिनचर्या रहती है? अनामिका खामोश रही। क्या कहती? सुबह से दिल में उमड़ घुमड़ रहे वेदना के बादल बरस पड़ने को हुए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतने दिनों बाद मिले हैं, क्या वो आज ही अपना रोना लेकर बैठ जाए? नहीं, यह शोभनीय नहीं होगा। इससे पहले कि वो कोई संतोषजनक उत्तर सोच पाती, उसके मनोभावों को भांप चुके थे घनश्याम जी। उन्होंने कहा, अनामिका, तुम कल भी मेरी छोटी बहन थी और आज भी छोटी बहन ही हो। वक्त के अंतराल के साथ रिश्तों के मायने नहीं बदल जाते हैं। रिश्ते वही रहते हैं। जिस तरह तुम खोई खोई सी बैठी थीं, अवश्य ही कोई परेशानी है। बताओ मुझे। घनश्याम जी का सहारा पाकर अनामिका भावनाओं के आवेग में बह गई। सब कुछ शांत भाव से सुनने के उपरांत घनश्याम जी गंभीरतापूर्वक बोले। सच पूछो तो यह कोई समस्या है ही नहीं। यह बात उठती भी नहीं यदि तुम शुरू से ही बीच का रास्ता अपनाती। कभी बच्चों के साथ जाना, कभी उन्हें प्राइवेसी देना ही समझदारी है। अनामिका, हर इंसान अपनी प्राइवेसी और आज़ादी चाहता है। तुम्हारे बच्चे भी ऐसा चाहने लगे तो इसमें क्या गलत है? याद करो वो दिन जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। जब भी सुधीर फिल्म देखने या कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाता, उसकी छोटी बहन तुम लोगों के साथ हो लेती थी। कितना बुरा लगता था उस समय तुम दोनों को, याद है ना? अनामिका ने गर्दन हिलाई। घनश्याम जी ने अपनी बात जारी रखी। हर उम्र की अपनी एक सोच होती है। गलत कुछ भी नहीं है। गलत सिर्फ यह है कि उम्र के उस दौर से गुजरने के पश्चात हम अपने एहसास को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि कभी हमारी भी यही सोच थी, यही चाहतें थीं, यही उमंगें थीं। वक्त गुजर जाता है और हम अपने बच्चों की भावनाओं को न समझने की भूल कर बैठते हैं। गौरव और सारिका ने तुम्हारा बहुत साथ निभाया है। अब तुम्हारी बारी है। तुम उनकी भावनाओं को समझो। इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो। अपने खालीपन को भरने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म कर देना कहाँ की समझदारी है? हमारे प्रति अपने कर्तव्य को बच्चे बोझ न समझने लगें। यह बहुत कुछ हमारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। घनश्याम जी की बातों से अनामिका को मानो परिस्थितियों को समझने के लिए एक नई दृष्टि मिल गई। समस्या वो नहीं जिसे वो मान बैठी थी। समस्या तो उसका गलत दृष्टिकोण था। उफ, 1 माह होते हुए भी वो इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? अपनी नासमझी पर लज्जित सी होते हुए वो बोली। घनश्याम जी, नियति ने एक बार पुनः आपसे मिलवाकर मेरे घर की सुख शांति को बिखरने से बचा लिया। अब से मैं... रुको अनामिका, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। घनश्याम जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अनामिका, सारी जिंदगी हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपने बच्चे, इन सब से आगे कभी सोच ही नहीं पाते। अभी वह समय है जब समाज के प्रति भी हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। 2 वर्ष पूर्व मैं भी तुम्हारी जैसी स्थिति में था। उस समय अपने बेटे बहू के सहयोग से मैंने नवनिर्माण नामक एक संस्था बनाई। आज इस संस्था से 15-16 लोग जुड़ चुके हैं। लोगों में चेतना जागृत करना, अपने शहर को साफ सुथरा रखना, पेड़ पौधे लगाना
और आसपास के लोगों की समस्याओं को दूर करना इस संस्था का काम है। कुछ महिलाएं गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। माह में 2 बार सब लोग मिलकर आसपास ही कहीं पिकनिक मनाने भी जाते हैं। अनामिका, तुम इस संस्था को ज्वाइन करोगी तो नए नए लोगों से मिलने से तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और लोगों की समस्याओं से जुड़ने से तुम्हारी सोच की दिशा भी बदलेगी। किसी के काम आने पर आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है, साथ ही जीने का एक मकसद भी मिल जाता है। लीक से हटकर कुछ अच्छा करने से तुम्हारे बच्चों को भी तुम पर गर्व होगा। घनश्याम जी की बातों से अनामिका की आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई। उसे जीने की एक नई राह मिल गई थी। घनश्याम जी, आप घर चलिए, गौरव आपको देखकर बहुत खुश होगा। अनामिका, मैं कल तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। अनामिका ने उन्हें अपने घर का पता बताया। काफी देर हो चुकी थी। उसे लग रहा था बच्चे परेशान हो रहे होंगे। घनश्याम जी से विदा लेकर अनामिका तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। ये कदम उसे घर की ओर ही नहीं, एक नए संकल्प के साथ नई मंजिल की ओर भी ले जा रहे थे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।